का मुद्दा है ओबीसी पर ध्यान, कांग्रेस का नया प्लान, क्योंकि ओबीसी समाज का बड़ा वर्ग है। ओबीसी राजनीति के केंद्र में हमेशा से रही है और ऐसे में ओबीसी में पैठ बढ़ाने के लिए कांग्रेस बड़े पैमाने पर एक रणनीति बना रखी है। 25 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस ने ओबीसी सम्मेलन बुलाया और इसी को लेकर के कांग्रेस की ओर से दिल्ली में आयोजित होने वाले ओबीसी महासम्मेलन के लिए प्रदेश भर के भी ओबीसी नेता दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए हैं। ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए कांग्रेस बड़े पैमाने पर रणनीति बना रही है। 25 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस ने ओबीसी सम्मेलन का ऐलान किया है। क्या ओबीसी महासम्मेलन के जरिए ओबीसी वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी अपने साथ कर पाएगी, इसे लेकर के आखिर बीजेपी का प्लान क्या है, आज इसी पर हम बात करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा में। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए कांग्रेस बड़े पैमाने पर रणनीति बना रही है। 25 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस ने ओबीसी सम्मेलन बुलाया है। इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से दिल्ली में आयोजित होने वाली ओबीसी महासम्मेलन के लिए प्रदेश भर के ओबीसी नेता दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए। 25 जुलाई को 11 बजे नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम के अंदर ओबीसी का एक सम्मेलन हो रहा है। देश भर से पिछड़ा वर्ग के अनेक हमारे साथी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, तमाम सभी नेता इस कार्यक्रम में आएंगे। प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष हर सहाय यादव ने बताया कि जितनी जिनकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी अभियान के तहत कोशिश की जाएगी कि ओबीसी वर्ग की छोटी जातियों की चुनावी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा तय हो। आइए सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट और हरीश चौधरी भी दिल्ली में रहेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र सेन का कहना है कि ओबीसी नेताओं की मौजूदगी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ओबीसी वर्ग को भागीदारी देने की बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज की डिबेट के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1 इस बात को लेकर के है कि ओबीसी को साधने की तैयारी कांग्रेस की है, लेकिन इसके पीछे की क्या सियासत भी भारी है, क्या सियासी तौर पर ओबीसी की बात हो रही है, इसको जानेंगे, पूछेंगे चर्चा में आज की। और सवाल नंबर 2 ये कि सिर्फ ओबीसी क्या बहाना है, सत्ता में आना असली मकसद है, सत्ता में आना निशाना है। ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ओबीसी के को लेकर के समय समय पर बात तो होती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद ओबीसी किसको याद रही, यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप आम जनता का सवाल है। सवाल नंबर 3 ये कि ओबीसी के लिए बीजेपी का प्लान क्या है, क्योंकि जब ओबीसी की बात राजनीति में हो रही है, चुनाव को लेकर के सत्ता के केंद्र में हो रही है, तो बीजेपी इसे लेकर क्या सोच रही है, उसका प्लान भी जानेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान आज की चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। आज हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ आरसी चौधरी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। चौधरी साहब सामने आइए। और डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। जैमिनी साहब, सबसे पहले एक टिप्पणी आपकी कि कांग्रेस ओबीसी को लुभाने को लेकर कहा जाए, या ओबीसी पर वाकई कांग्रेस का ध्यान अब गया है इतने सालों में कि महासम्मेलन कॉल किया गया है, आपको क्या लगता है, कैसे आप इसे देख पा रहे हैं? राम मनोहर लोहिया ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतनी हिस्सेदारी। उसके आधार पर यादव इनसे चिटक गए थे। फिर कांग्रेस ने एक प्लान बनाया, एसटी, एससी, माइनॉरिटी और जनरल कास्ट, और कई सालों तक राज किया। उस जमाने में जवाहरलाल नेहरू के पास कई सारे नेता थे। आप याद करिए, उनके पास एससी में जगजीवन राम थे, मराठा नेता वाईबी चौहान थे, तो माइनॉरिटी में अब्दुल कलाम आजाद थे। अब इनके पास कौन है? राहुल गांधी। अब राहुल गांधी एसटी लीडर है, राहुल गांधी एससी लीडर है, सब कुछ राहुल गांधी अकेला है। तो क्या इस सभा में राहुल गांधी ये घोषणा कर सकते हैं कि हमारा अगला प्रधानमंत्री ओबीसी से होगा? जो बीजेपी में अभी है मूल ओबीसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या ये कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, अब ओबीसी से प्रधानमंत्री बनेगा, सचिन पायलट बनेगा, अशोक गहलोत बनेगा? ये मादा है कांग्रेस में। और देखिए, केवल सरकारी नौकरी से आरक्षण देके आप क्या देंगे? सरकारी नौकरियां देंगे। आज हमने देखा
कि जयपुर में हेरिटेज निगम में आरक्षण के 4 अधिकारियों को किस तरीके से भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ। तो जो सरकारी नौकरी लगता है वो समाज का भला नहीं करता है। तो क्या आप राजनीतिक हिस्सेदारी की घोषणा करेंगे? इससे पहले बेंगलोर में सम्मेलन हुआ जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट सबने हिस्सा लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी बिहार चुनाव के लिए केवल ये पॉलिटिकल स्टंट है या आप वाकई कुछ करना चाहते हैं आरक्षण की सीमा बढ़ाकर। तो ये तमाम चीजें आपको देखनी पड़ेगी और ये भी तय करना पड़ेगा कि किसी क्षेत्रीय नेता को क्या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे बढ़ावा देते हैं। 100 फीट लंबा जो मंच बनता है कांग्रेस में केवल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ही बनता है, कभी किसी क्षेत्रीय नेता के लिए बना है क्या एआईसीसी में? तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि क्या क्षेत्रीय नेताओं को बिना पनपाए कांग्रेस पनप जाएगी? तो केवल एक विचारधारा उसके दम पर, ये अच्छी बात है। ओबीसी इस समाज का बहुत बड़ा तबका है और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से ये तबका पूरी तरह शिफ्ट हो गया है। और राजस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब जाटों को आरक्षण दिया था तो तब से जाट कम्युनिटी जो बीजेपी की हार्डकोर विरोधी मानी जाती थी वो भी बीजेपी के साथ चले गए। अब धनखड़ वाला जो प्रकरण है उपराष्ट्रपति का, उसको जोड़ रहे हैं बार बार। आप बार बार उपराष्ट्रपति आप खुद मिलने चले जाइए डोटासरा जी। अगर आप कह रहे हैं उनकी तबीयत खराब, उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो कह रहे हैं वो जाए, लेकिन वो चले जाए। आज आप कह रहे हैं कि राठौड़ पूनिया उनको बनाना चाहिए। आपके टाइम क्या हुआ था? जब सीपी जोशी के नाम पर सरकार आई, कौन बना मुख्यमंत्री? जब परशुराम मदेरणा के नाम पर सरकार आई, कौन बना मुख्यमंत्री? जब सचिन पायलट के नाम पर सरकार आई, कौन बना मुख्यमंत्री? आज डोटासरा जी को भजनलाल जी चुप रहे हैं, बार बार कह रहे हैं पर्ची के हैं, सोनिया वो बननी चाहिए थी, वसुंधरा राजे राठौड़ बनना चाहिए था, पूनिया बनना चाहिए था, सीपी जोशी बनना चाहिए था। ठीक है सर। अरे भाई आप कौन तय होते करने वाले? जी ठीक है सर। राजीव जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। जैन साहब आपका भी बहुत स्वागत है और आपकी टिप्पणी इस पर मैं चाहता हूं कि कैसे आप इसे देख पा रहे हैं राजनीति के तौर पर। क्या सिर्फ सत्ता पाने के लिए कांग्रेस को ओबीसी याद आ रही है या फिर वाकई भला करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, या उसको लगता है कि हम इतने सालों तक नहीं कर पाए, अब आखिरकार उनको याद करके उनको असली हक दिलाएं? देखिए हेमंत, जहाँ तक ओबीसी की बात है तो पूरे देश की जो आबादी के हिसाब से देखा जाए 60 से 65%, कहीं कहीं किसी प्रदेश में ज्यादा भी हो सकती है। ओबीसी एक मजबूत आधार होता है किसी भी राजनीतिक दल का। लेकिन ओबीसी में इतना वेरिफिकेशन है कि उसमें जो ताकतवर जाति है ओबीसी की, वो ही सारा ओबीसी का जो है लाभ वो उठा ले जाती है। तो क्या कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल कि जो ओबीसी की जो वास्तव में पिछड़ी जातियां हैं, जिनको वो वंचित वर्ग कहा जा सकता है, जिनको लाभ नहीं मिलता, उनको कहीं आगे ला सकती है क्या? उनमें अभी तक मेरे को तो ऐसी संभावना नजर नहीं आती। जो बहुत छोटी छोटी जातियां हैं, लेकिन वो संख्या में बहुत कम भी हैं, लेकिन अलग अलग बिखरी हुई हैं, तो वो कहीं एक राजनीतिक ताकत के रूप में तो नहीं पनप पाती। हर प्रदेश में अलग अलग ओबीसी हैं और ओबीसी में भी एक जो सबसे ताकतवर जाति हो जाती है वही उसका पूरा लाभ ले लेती है। जो जाति जनगणना का भी जो मुद्दा उठाया, उसको भी जो ताकतवर जाति है ओबीसी की, वही सबसे जोर शोर से उठा रही है। जो बाकी और मतलब जिनको और जातियों का नामों का उल्लेख तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो है हम सब जानते हैं कि उनका कहीं मतलब उनको जो लाभ देना चाहिए, राजनीतिक लाभ भी, वो नहीं दे पाते। पंचायत राज के चुनावों में भी देख लेना आप, जो ताकतवर ओबीसी है वो ही सब जगह पूरी मलाई उसकी खा जाएंगे। लेकिन जब तक उन वर्गों को साथ नहीं लेगी कांग्रेस, जैसे बीजेपी ने तो यूपी में, बिहार में, कई प्रदेशों में किया, जो ताकतवर ओबीसी जाति है उसको अलग रख के दूसरी अन्य ओबीसी जातियों को आगे लाए, तो बीजेपी ने उसका पूरा लाभ उठाया, उसको पूरा फायदा भी मिला। तो उसी तरीके से कांग्रेस जो कल सम्मेलन करने वाली है, उन जातियों के बारे में क्या सोचती है कि कहने से नहीं हो जाता, राजनीतिक तौर पे हम सब जानते हैं। लेकिन किसी को अलग रख करके किसी को क्यों आगे लाना, सबको साथ लेकर के आगे आए। राजीव जैन साहब, ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आरसी चौधरी जी, क्या प्लान है ओबीसी को लेकर के? आपका महासम्मेलन बुलाना क्या एक मजबूरी हो गई है जो आप सत्ता पाने के लिए है, या फिर वाकई एक हृदय से चाहते हैं कि सब आगे बढ़ें और जो पिछड़े हुए हैं उनको भी साथ लेकर के चलें? हेमंत जी, आपका प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र के अंदर जातीय जनगणना कराने का वादा किया था। कांग्रेस पार्टी के नेता हर मंच से, चाहे सदन हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे चुनावी सभाएं हो, चाहे जनसभाएं हो, सदैव हमने ये बात की कि इस देश के अंदर जो संसाधन है
उस पे देश के तमाम वर्गों का, तमाम लोगों का एक संतुलित, एक सामंजस्य के साथ में उन पे सब में बंटवारा होना चाहिए। जिस प्रकार से आर्थिक असमानता चरम पे गत दशक के अंदर पहुंची है, देश के पूरे संसाधन 1% लोगों के पास में आधे से ज्यादा संसाधनों पे उनका आधिपत्य, जहां आधे से ज्यादा जनसंख्या है उसके पास में 1% है। ये जो आर्थिक असमानता है वो देश के लिए बड़ी चुनौती है और उसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए हमने ये कहा कि आप ये चाहते हैं कि देश की जो समरसता है, जो देश की बंधुत्व है, ये बंधा रहे, इसलिए हमें जरूरी है कि उनके पास में योजनाओं का लाभ पहुंचे और लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले अक्सरे किया जाए और वो अक्सरे जाति जनगणना के आधार पे। ये जो आपने प्रश्न पूछा वो तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, क्योंकि 20 जुलाई 2021 को देश की सदन के अंदर, संसद के अंदर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार जातीय जनगणना नहीं कराएगी। जब बिहार के अंदर जातीय जनगणना कराई जा रही थी, पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगी, तब सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने हल्फनामा देके कहा हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। आखिर क्या वजह हुई? जो सीसीपीए कैबिनेट की जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग है, उसके अंदर अचानक 30 अप्रैल 2025 को केंद्र की सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि हम जातीय जनगणना कराने जा रहे हैं। इसलिए हमारी तो मंशा यह है कि देश के तमाम वर्गों के साथ में जैसा उनका प्रतिनिधित्व है उसके अनुसार उनके संसाधनों का बंटवारा हो, ताकि सबको एक समग्र विकास करने का माध्यम मिले, सबकी भागीदारी उसके अंदर सुनिश्चित हो। उसी के हिस्से के अंदर हर वर्ग जो है वो अपनी अपनी संगोष्ठियां कर रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं। उसी बात को लेकर जो ओबीसी वर्ग की जो तमाम जो मांगे हैं, तमाम जो मुद्दे हैं और ओबीसी की जो अफेयर कमेटी जो गठन किया गया है, उन मुद्दों को लेकर एक चर्चा हो, जिससे देश के अंदर उस जो पिछड़ी हुई जो लोग हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। मुझे लगता है कोई भी प्रोग्रेसिव दिमाग का व्यक्ति जो इस राष्ट्र के अंदर बराबर की भागीदारी चाहता है वो इस निर्णय का स्वागत करता है और इस स्वागत के साथ में आगे बढ़ने का शैलेंद्र गुर्जर साहब करें कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबको राजनीति के अंदर समान अवसर, संसाधनों पर समान अवसर उपलब्ध करवाना चाहते हैं, इसीलिए ये महासम्मेलन और ये रणनीति बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। हेमंत जी, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता एक भी उपलब्धि नहीं बता पाए कि पिछड़ा वर्ग के लिए हमने क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने 58 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, ओबीसी वर्ग को बिल्कुल भी इन्होंने ना तो उनके हकों को दिया, ना अधिकारों को दिया, ना सामाजिक न्याय की तरफ ये बढ़े। अगर सामाजिक न्याय देने का काम किया है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आप बताइए, 70 साल तक ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं देने दिया गया, कांग्रेस पार्टी को किसने रोका था? अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया। अगर एमबीबीएस और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 27% आरक्षण दिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दिया गया। अगर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में 27% आरक्षण दिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया गया। आप बताइए, अगर क्रीमी लेयर, ओबीसी की क्रीमी लेयर अगर 6 लाख से 8 लाख तक उसकी सीमा बढ़ाई गई तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बढ़ाई गई। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के लिए जो काम किए, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा काम किया कि प्रधानमंत्री जैसी कुर्सी पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को बिठाया, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, मूल वर्ग से आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? एक भी बता दीजिए कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रधानमंत्री बनाया हो ओबीसी मूल के आदमी को? ये हमेशा ओबीसी को गिराते रहे, पिछड़ा वर्ग को दबाते रहे और उनका विकास नहीं होने दिया। 1954 में काका कालेलकर रिपोर्ट बनी, पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है जानने के लिए उस रिपोर्ट को दबाने का काम किया आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसी तरह आप देखिए मंडल कमीशन बना, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाने का काम किया इंदिरा गांधी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने। इन्होंने कभी पिछड़े वर्ग का भला नहीं किया। सत्ता में आए, सिर्फ इन्होंने ओबीसी को निग्लेक्ट किया, उनको वोट बैंक समझा। कभी इन्होंने, आपका क्या प्लान है? पिछड़ा वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया। क्या एक भी बता दें, मंडल आयोग की रिपोर्ट को दबा के रखा। आप देखिए, जब गैर कांग्रेसी सरकार आई, संयुक्त मोर्चे की सरकार आई, भारतीय जनता समर्थित सरकार आई, तब मंडल आयोग ने 27% आरक्षण लागू करने का काम किया। उसी तरह आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 केंद्र में मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं।
ये ओबीसी की बात करेंगे जिन्होंने कभी ओबीसी का भला नहीं किया, किस तरह से इन्होंने ओबीसी पिछड़ा वर्ग को दबाए रखा, इनकी रिपोर्टों को दबाए रखा, उनके विकास को दबाए रखा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास की तरफ ध्यान दिया, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य को सुदृढ़ करने का काम किया। एक भी उपलब्धि बताते हैं इस चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं। आरसी चौधरी जी जवाब दे रहे हैं। मैं शैलेंद्र गुर्जर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये स्वयं उस वर्ग से आते हैं और उस वर्ग के लिए सबसे बड़ा इन्होंने राजनीतिक संघर्ष किया है। उन्होंने प्रश्न खड़े किए कि कांग्रेस ने क्या क्या, निश्चित रूप से जवाबदेही बनती है और उनका मैं जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि जो मेरे साथी ने प्रश्न खड़े किए मुझे उनके जवाब देने का मेरा दायित्व बनता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद, जो मंडल जो ओबीसी के लिए बना, वो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 1979 के अंदर कांग्रेस के शासन में बना था। लागू क्यों नहीं किया? इस रिपोर्ट को जब लागू किया गया, मंडल, सुन लीजिए, हाँ मैं बता रहा हूं, तमाम तथ्य बता रहा हूं, आपके प्रश्न उसके बाद में कोई बच जाते हैं तो मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी कहूंगा और आपको भी कहूंगा और तमाम पैनल को कहूंगा कि जवाब देना चाहूंगा मैं उनको। इस रिपोर्ट को अगर कोई लागू करने का काम किया गया तो वो कांग्रेस के शासन में 1990 और 92 के बीच फिर गलत बोल दिया, फिर गलत उन्होंने तथ्य दे दिया। आप सुन लीजिए, आप गलत तथ्य कैसे दे सकते हो? मंडल कमीशन की रिपोर्ट को टेबल नहीं होने दिया। अरे आपने नहीं होने दिया। 1990 में संयुक्त मोर्चे की सरकार थी। बीच में पूछिए आप इनसे। ये बीच में बोलेंगे तो नहीं हो पाएगी। ये जिस सरकार की बात करना चाह रहे हैं, जब बीपी मंडल की सिफारिशों को लागू किया गया तब वीपी सिंह की जो सरकार है वो कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी और कांग्रेस के शासन में झूठ बोल दिया गया। जब मंडल आयोग लागू हुआ, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, मंडल आयोग का विरोध किया, मंडल की रिपोर्ट का विरोध किया। संयुक्त मोर्चा जो था उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं था। बोलना क्या है? एक भी उपलब्धि नहीं है। आपने रिपोर्टों को दबाए रखा, पिछड़े वर्ग के विकास को दबाए रखा, उनको सिर्फ वोट बैंक समझा। अगर वास्तविक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, अगर आप कोई गलत तथ्य देंगे, वो कह रहे हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू की? एक मिनट शैलेंद्र जी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू की? हेमंत जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, ओबीसी की नुमाइंदगी करते हैं, इन्हें थोड़ा सा तो आप भी ओबीसी से आते हैं, बिल्कुल आप भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की माननीय अटल बिहारी सरकार ने आपको 27% आरक्षण दिया है, जिस वर्ग से आप आते हैं। ये मत भूलिए, ये मत भूलिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, बोलने का अवसर दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि 93वां संशोधन हुआ संविधान का, 93 जो संशोधन हुआ, जिससे निजी और सरकारी स्कूलों में, निजी संस्थानों में, आईआईएम्स में, आईआईटी के अंदर रिजर्वेशन देने का अगर कोई काम किया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, यूपीए की सरकार ने किया था। अरे 93 में कहां थी यूपीए की सरकार? 93 में कहां थी यूपीए की सरकार? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। फिर गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं, फिर गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। छात्रवृत्तियां रखी गई वो कांग्रेस के शासन में रखी गई। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देने का कोई काम किया गया तो वो राजीव गांधी जी के द्वारा संविधान में 73वां और 74वां संशोधन करके आज जितने भी प्रधान, प्रमुख और जिला परिषद और पंचायत समिति और नगर पालिका, नगर परिषद के चेयरमैन बन रहे, ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का काम किया। तो वो 1990 में किसकी सरकार थी? जिस ओबीसी आयोग को 1990 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस आपके मांग करती रही और साथ में खड़ी रही थी, इसलिए आज हमने वादे किया था। आप तो मना कर रहे थे, 4 ही जातियां होती है देश के अंदर। आप तो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे हम जाति जनगणना, अरे तो जातिगत जनगणना करा लेते ना। 58 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, जातिगत जनगणना नहीं कराई। राजीव गांधी जी ने सदन में खड़े होकर कहा था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, और आज ये जातिगत जनगणना की बात करते हैं। पिछड़ा वर्ग के मुद्दे पर कांग्रेस को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। इन्होंने कभी पिछड़ा वर्ग की सुध नहीं ली, उनका विकास नहीं किया, सिर्फ उनको दबाने का काम किया और उनको वोट बैंक समझा। आप बताइए किसने रोका था जातिगत जनगणना कराने से? 2011 में कराई, क्या आपने उसकी रिपोर्ट टेबल्ड की? नहीं की। ये कांग्रेस का चरित्र है। आप क्या बात करोगे पिछड़ा वर्ग के बारे में? पिछड़ा वर्ग ने आपको नकार दिया है। राहुल गांधी जी को आज पिछड़ा वर्ग याद आ रहा है। चिल्लाने से आपके पिछड़ा वर्ग के प्रति किए गए कर्म जो है वो छुपेंगे नहीं। जो तुम्हें बेबस किया, जो तुम्हारी मजबूरी बनी और घोषणा करनी पड़ी, ये कांग्रेस का संकल्प था। और तो कांग्रेस सरकार में रही तब क्यों नहीं कर दिया? फिर लोकसभा के चुनाव में जो कहा और संसद के अंदर आंख मिला के कहा और प्रधानमंत्री को कहा कि आपको करानी पड़ेगी,
तो आज ये नतीजा सामने है। क्योंकि शैलेंद्र जी, ठीक है, वो देश शैलेंद्र जी वो कह रहे हैं कि हमने दबाव बनाया इसलिए करना पड़ा। क्यों भूल जाते हैं कांग्रेस पार्टी का इतिहास? राहुल गांधी के पूर्वजों ने मना कर दिया, जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। आपने 58 साल चिल्लाने से नहीं चलेगा। सुन लीजिए, पहले चुप कराइए, हेमंत जी चुप कराइए, कहा बता दीजिए, पहले इनको चुप कराइए। कहा ये झूठ बोलने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं होती नहीं है, उसको जाति याद कैसे आई? क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को रात को सपना आया और उठे और कह दिया कि हम जातीय जनगणना ये डिबेट से डिरेल्ड हो चुके हैं। एक भी उपलब्धि नहीं है पिछड़ा वर्ग को गिनाने के लिए, इसलिए उलूल बातें कर रहे हैं, तुम्हारी जो व्याख्यान कर रहे हैं। इनसे पूछिए ना क्या दे दिया आपने पिछड़ा वर्ग को? 57 साल आपने राज किया भारत पर, क्या दिया आपने पिछड़ा वर्ग को? और पॉलिटिकल 400 सीट दीजिए, हम आरक्षण को खत्म करेंगे। तुम्हारे जब सपनों को लोकतंत्र के अंदर जनता ने पूरा नहीं होने दिया। क्या तुम्हारे नेताओं ने कहा था संविधान को बदलेंगे? चुप कराइए, संविधान को बदलेंगे, इनको चुप कराइए। एक एक करके बोले ना सर, आप दोनों बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, एक एक करके मैं आ रहा हूँ। राजीव जैन साहब एक टिप्पणी इस पर, कांग्रेस ये कह रहे हैं कि हमने दबाव बनाया तो ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ, मंडल कमीशन को लेकर के, कालेकर कमीशन को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे, और इतने सालों में फिर आखिरकार ये स्थितियां क्यों पैदा हो गई कि जो ओबीसी वर्ग है उसको उसके पूरे अधिकार नहीं मिले? जिन छोटी जातियों की बात आप कर रहे हैं, मूल ओबीसी की बात कर रहे हैं, ये स्थितियां आज भी क्यों बनी हुई हैं? कौन जिम्मेदार है सर? ये स्थितियां तो आगे भी बनी रहेंगी हेमंत, क्योंकि ओबीसी में बाद में कई जातियां जुड़ी। जो मूल ओबीसी का जो चीजें थी, कई राज्यों में तो अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग प्रतिशत का आरक्षण है, कई में अलग है। राजस्थान में भी ये डिमांड कई बार समय समय पर उठती रही है, लेकिन हो नहीं पाया। राजनीतिक उसमें मजबूरियां रही पार्टियों की, जो राजनीतिक सरकारें रहती हैं तो सरकारों की अपनी मजबूरियां रही कि वो उस तरीके विभाजन नहीं कर पाई। लेकिन ये एक हमेशा चीज उठती रहेगी। अभी सियासत के तौर पे तो कांग्रेस पार्टी ओबीसी को एकजुट कर अपने पक्ष में लाना चाहती है, ये उसका हक है, अधिकार है, वो कर सकती है। राजनीतिक तौर पे ओबीसी के सम्मेलन कर रही है, उनकी बातें उठा रही है, लेकिन ओबीसी का जितना भी फायदा है वो गैर कांग्रेसी सरकारों ने दिया। क्यों मंडल आयोग ये छोटी सी बात, छोटी सी टिप्पणी है आरसी जी। राजीव जैन साहब कह रहे हैं कि जितना फायदा ओबीसी का गैर कांग्रेसी सरकारों में हुआ उतना कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। मंडल आयोग का गठन किसने किया? संकल्प किसका गठन करके? जैसे आपने वैसे ये ठीक है, जैसे जातिगत जनगणना करवा दी और उसके आंकड़े रख दिए चुपचाप, उसका फायदा क्या हुआ सर? इस देश के संविधान में 74वां संशोधन हुआ, इस देश के संविधान टेबल नहीं हुई सर, रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, जो फायदा मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। जैमिनी साहब एक टिप्पणी में जैमिनी साहब को दूंगा इस पर। जैमिनी साहब, राजनीति तो देखिए होती आई, लेकिन कांग्रेस से ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि उनके कार्यकाल में ओबीसी का भला क्यों नहीं हुआ? और जब आप विपक्ष में आते हैं तभी आपको ओबीसी क्यों याद आ रही है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार थी तो उन्होंने एक रिटायर्ड आईएएस सत्यनारायण सैनी के नेतृत्व में एक अलग से गठन बनाया कि मूल ओबीसी कहीं वंचित है, और बीजेपी ने कपूरी ठाकुर जो नाई कम्युनिटी से आते हैं उनको बिहार में इतना बड़ा सम्मान दिया। तो ये तमाम चीजें आम जनता को पता है, ये कहीं न कहीं कांग्रेस को परेशान कर रही है। और राहुल गांधी खुद को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं, पुष्कर में उन्होंने घोषणा की कि मैं ब्राह्मण हूं, तो वो कल मंच से घोषणा कर दे कि अगला प्रधानमंत्री कोई ओबीसी से होगा, तो मजा आ जाएगा, पता लग जाएगा कितना दिल है। या केवल वही जो कांग्रेस का राग है कि हमने ऐसा किया था। आप तमाम जो रिपोर्टें हैं वो तमाम ये जो चीजें हैं, प्रवक्ता है, मैं उनको कहना भजनलाल जी के प्रवक्ता की बात नहीं है, कॉमन बात है। गोत्र के हैं और आप कौन से गोत्र के हैं? हम चाहते हैं इस देश के हर वर्ग को इक्वल प्रतिनिधित्व मिले। आपकी सुई अटक जाती है कि ये जो हक मांग रहे हैं, देखिए ये ओबीसी के लिए कल घोषणा कर देना कि अगला प्रधानमंत्री सचिन पायलट होगा, अगला प्रधानमंत्री अशोक गहलोत होगा, या गोविंद सिंह डोटासरा होगा, या कोई और ओबीसी यही आपकी भाषा। देश के प्रधानमंत्री जो स्वयं को ओबीसी वर्ग से आना बता रहे हैं, लेकिन उस पद पे बैठ के जो नीतियां है तमाम सत्य मुख्यालय से बन के और वर्गों में थोपी गई और उनके हक और अधिकारों का हनन किया गया। जो संवैधानिक अधिकार थे उनको फुसला गया। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि देश के जो आईएएस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी है, उनमें कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन है? हम ये पूछना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर कितना रिप्रेजेंटेशन है? हम ये पूछना चाहते हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पे कितना रिप्रेजेंटेशन है? बार बार इस बात का जिक्र करेंगे,
वो तथ्यहीन निराधार बातें करेंगे कि ओबीसी का प्रधानमंत्री कठपुतली के तौर पे बना दिया गया और पूरे फैसले आरएसएस के मुख्यालय से मनुस्मृति के आधार पे किए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आज इंग्लैंड में एफटीए समझौता नहीं होता। आरसीजी अगर वो आरएसएस के होते तो आज पूरी दुनिया में मोदी ने अपना नंगा समझौता पे चले गए, जाति गुजर साहब, देखिए शैलेंद्र जी, ये सवाल तो उठ रहे हैं ना कि इतने सालों के बावजूद भी कुछ लोग जो है अब वो अभी भी उनको उनका हक नहीं मिल पाया है, और अगर कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए ही अगर सबकी बात कर रही है तो इसमें दिक्कत क्या है सर? आप दे दीजिए। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की आंखें खोल देता हूं। ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुल सांसदों में ओबीसी के 37% सांसद है, विधायकों में अरे सुन लो 28% सांसद है। बस ये चिल्लाने लग जाते हैं। कांग्रेस पार्टी जैसे राहुल गांधी जी बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के, बिना पढ़े लिखे, बिना होमवर्क करके आ जाते हैं, वैसे चिल्लाने लग जाते हैं। अरे सुन लो, भारतीय जनता पार्टी ने 30% ओबीसी के मुख्यमंत्री दिए, कांग्रेस ने मात्र 17% दिए। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष मूल ओबीसी से आते हैं। यहाँ पर राजस्थान में माननीय भजनलाल सरकार मंत्रिमंडल में 12 ओबीसी एमबीसी के मंत्री हैं। ये क्या देंगे ओबीसी पे? इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राजनीति में अपने तरीके से बातें होती रहती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार हक कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? क्या इस पर भी काम होना चाहिए? जो वंचित हैं उनको भी मुख्य धारा में साथ लाएं, और वो अभी तक क्यों वंचित है, ये सवाल तो उठता रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से ओबीसी को लेकर एक महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी ओबीसी वर्ग को साध पाती है, अपने साथ ला पाती है या नहीं।